गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लाइनर मोशंस में हम न्यूटन की गति के समीकरण की बात कर रहे थे और न्यूटन की गति के समीकरण को हमने प्रीवियस लेक्चर्स में व्युत्पन्न किया बाय मैथमेटिकल डेरिवेशन, बाय ग्राफिकल मेथड। तो गणितीय विधि से भी हमने न्यूटन के समीकरण को निकाला था और ग्राफीय विधि की सहायता से भी हमने न्यूटन के गति के समीकरण को व्युत्पन्न किया था। अब हम न्यूटन के गति के समीकरण को के कुछ एप्लीकेशन यूज करेंगे। मैंने बताया था कि इक्वेशंस को हमें मॉडिफाई करना आना चाहिए कंडीशन के अकॉर्डिंग, कि जो न्यूटन की गति के समीकरण है सर वो कंडीशन के अकॉर्डिंग किस प्रकार से मॉडिफाई होंगे। कि जब वस्तु त्वरित अवस्था में है तो त्वरण को हम पॉजिटिव लिख के टेक करेंगे इक्वेशंस में। जब वस्तु त्वरित अवस्था में मंदित अवस्था में है तो त्वरण को हम क्या करते हैं, नेगेटिव टेक करते हैं, और त्वरित अवस्था में क्या करते हैं, पॉजिटिव टेक करेंगे। ऐसे फिर हमने कहा था कि अगर हम लोग जो वस्तु है अगर वो गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत गति करे, गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गतिशील अवस्था में हो, स्वतंत्रता हम वर्टिकली वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर ठीक है फेंके, या वर्टिकली हम नीचे से ऊपर की ओर वस्तु को फेंके। दोनों ही पोजीशन में आप देखो वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गतिशील होती है या गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति करेगी। तो सर उस कंडीशन में न्यूटन के समीकरण क्या होंगे, ठीक है, उनको हमें लिखना आना चाहिए। और हम गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंतर्गत गति के दौरान हम इक्वेशन लिखे, हमने लास्ट लेक्चर में बताई थी आपको, ठीक है। अब हम उनके ऊपर कुछ रिजल्ट्स डिफाइन करेंगे। तो हमने देखिए लिखा था आपको कि न्यूटन के गति के जो समीकरण है, न्यूटन के गति के जो समीकरण है सर वो हम जानते हैं सर ये है आपका क्या सर v इक्वलेंट u प्लस ठीक है 80। ये इक्वेशन है सर न्यूटन की गति का पहला समीकरण, ठीक है सर। सेकंड इक्वेशन सर s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, सर ये है न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण। सर तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, सर ये है न्यूटन की गति का तीसरा समीकरण, ओके। और फिर हमने इसको मॉडिफाई करके बताया था आपको कि इन इक्वेशंस को हम गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत भी लिख सकते हैं। गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत लिखोगे आप तो बताया था कि सर गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो त्वरण a किस में कन्वर्ट होगा, g में। सर जहां जहां यहाँ a लिखा हुआ है सर वहां आपको क्या लिखना पड़ेगा, g लिखना पड़ेगा। और जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस s है सर वो h हाइट में कन्वर्ट होगी। तो इन इक्वेशन में जहां जहां a है वहां पे हमें क्या लिखना होगा, g, गुरुत्वीय त्वरण g। क्योंकि अब जो वस्तु गतिशील अवस्था में है तो उस पे जो अप्लाइड त्वरण है, जो अप्लाइड एक्सेलरेशन है सर वो कौन है, गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो एक कन्वर्ट होगा g में। और सर जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस s है सर वो अब हाइट में, कितने हाइट से हम गिरा रहे हैं, कितने हाइट हमने उसको फेंका, तो सर ट्रैवलिंग डिस्टेंस हाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो a को हम g करेंगे और s को हम h करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा सर, पहला आएगा v इक्वलेंट u प्लस gt, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड आया सर h बराबर, s को क्या करेंगे h, तो कितना आएगा सर ut प्लस कितना आएगा सर, ये आएगा हाफ, और सर 8 कन्वर्ट होगा g में तो हाफ gt स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर। फिर इसके बाद में आप आगे चलिए सर, कितना आएगा सर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2as, तो a क्या कन्वर्ट होगा g में तो 2g, और s कौन है सर हाइट h, तो ये लीजिए। तो ये लो हमने न्यूटन के गति के समीकरण लिखे, ठीक है। जहां a था वहां उसको हमने g में कन्वर्ट कर दिया, और जहां s है उसको हमने हाइट h में कन्वर्ट कर लिया, ओके। अब हमें क्या देखना है सर, अब हमें इसमें देखना है कि सर ये त्वरण है आपका, ये जो आपने त्वरण लिखा, ये जो आपने त्वरण लिखा सर यहाँ पे जो त्वरण आपने लिया सर वो पॉजिटिव टेक कर रहे हो आप। a इक्विवेलेंट क्या लिया, प्लस g लिया। जो त्वरण है g सर वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो वो तो सिंपल है, हम जानते हैं कि अगर वस्तु त्वरित अवस्था में है, यदि वस्तु क्या है त्वरित अवस्था में, त्वरित अवस्था का मीन क्या होता है कि अगर वस्तु के वेग में परिवर्तन किस रूप में हो, वृद्धि के रूप में हो, अर्थात वस्तु के वेग में लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, वस्तु का वेग लगातार बढ़ रहा है,
तो वस्तु में जो उत्पन्न त्वरण है सर वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इस केस में हम एक इक्विवेलेंट क्या लेंगे, प्लस जी लेंगे। क्या लेंगे, प्लस जी लेंगे। और आप देखो ये कब होता है, जब वस्तु वर्टिकली ऊपर से नीचे की ओर गिराए हम। अगर हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो आप देखो जैसे वो नीचे आएगा तो धीरे धीरे उसके वेग में क्या होगी, वृद्धि होगी। लगातार उसका वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर लगातार वेग बढ़ रहा है तो वस्तु क्या है, त्वरित अवस्था में है। और त्वरित अवस्था में तो त्वरण क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो क्या लेंगे, प्लस जी। क्या लेंगे, प्लस जी। तो हम समझ रहे हैं कि अगर वस्तु त्वरित अवस्था में है तो त्वरण क्या लेंगे, पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम किसी वस्तु को वर्टिकली ऊपर से नीचे की ओर गिराएं तो जब वस्तु नीचे की ओर ड्रैग करती है, गतिशील होती है, तो उसका वेग लगातार क्या होता है, बढ़ता रहता है। तो यहाँ वेग में वृद्धि हो रही है लगातार, तो त्वरण क्या होगा, पॉजिटिव। और ए हमने क्या लिया, प्लस जी। पर इसका रिवर्स करें तो अगर हम किसी वस्तु को वर्टिकली ऊपर की ओर फेंके तो देखो अगर हम वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो प्रारंभ में उसका वेग क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं उसका वेग धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि सर वस्तु तो ऊपर जाना चाह रही है और पृथ्वी क्या करती है सर, उस वस्तु को नीचे की ओर क्या लगाती है सर, एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। अर्थात वो वस्तु के ऊपर जाने का विरोध करती है, जिससे वस्तु के वेग में धीरे धीरे क्या आएगी, कमी आएगी। और एक स्थिति में वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वहां वस्तु कुछ क्षण के लिए, शॉर्ट टाइम के रुकेगी और फिर वापस किधर करेगी सर, नीचे की ओर मूव करेगी। तो आप देखो कंटिन्यूअसली वेग क्या हो रहा है, डिक्रीज होता है। और डिक्रीज होते होते क्या होता है, जीरो हो जाता है। और फिर वहां कुछ शॉर्ट टाइम के लिए वस्तु रुकेगी, वापस नीचे की ओर मूव करती है। और जब वापस नीचे मूव करेगी तो फिर लगातार उसका वेग क्या होगा, बढ़ेगा। और बढ़ते बढ़ते यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो आप देखो अपर डायरेक्शन में जाते समय वेग में क्या हो रही है, कमी। तो वस्तु क्या है, मंदित अवस्था में है। और यहाँ त्वरण क्या लेंगे, माइनस जी। जब वस्तु वापस नीचे लौट कर आ रही है तो यहाँ वेग लगातार क्या होगा, बढ़ेगा। लगातार वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये वस्तु कौन है, त्वरित अवस्था है। और यहाँ पे त्वरण क्या लेंगे, प्लस जी। तो ये जो हमने इक्वेशन लिखा है वो प्लस जी के रूप में भी लिखे जा सकते हैं और इक्वेशन माइनस जी के रूप में लिखे जा सकते हैं। ये इक्वेशन है त्वरित अवस्था में। क्या है सर, ये त्वरित अवस्था में है इक्वेशन ये। अगर मंदित अवस्था में लिखें तो सर, अगर मंदित अवस्था में लिखेंगे, मंदित अवस्था में लिखेंगे तो सर कुछ नहीं, मंदित अवस्था में ए को क्या लिखना है सर, ए इक्विवेलेंट आ जाएगा माइनस जी। और जो एस है सर वो तो एच ही रहेगा। तो कितना आएगा सर, वी इक्विवेलेंट यू माइनस जी टी। जहां 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 प्लस जी है वहां पे माइनस जी कर दीजिए। और एच इक्विवेलेंट कितना आएगा सर, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और सर वी स्क्वायर कितना आएगा सर, यू स्क्वायर माइनस 2gh, 2gh। तो ये त्वरित अवस्था है। और सर ये कौन है, मंदित अवस्था है। ये कौन आपकी मंदित अवस्था में लिख दिया, ठीक है। तो ये हमने न्यूटन के गति के समीकरण को मॉडिफाई किया। कौन से केस में, जब वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गतिशील होती है। तो हम जहां त्वरण ए है वहां जी कन्वर्ट करना है और जहां एस है उसको हम एच कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये है गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत न्यूटन के गति के समीकरण या गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गतिशील वस्तु के लिए न्यूटन के गति के समीकरण। ये त्वरित अवस्था के हैं और ये क्या है सर, मंदित अवस्था के हैं। ओके, अब इन्हीं पे हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालेंगे। जो गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत जो वस्तु गतिशील अवस्था में है, तो सर यहाँ कुछ हम इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालेंगे। देखिए कौन कौन से रिजल्ट निकाल रहे हैं। सबसे पहला रिजल्ट हम निकालें, देखो क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट रिजल्ट आर्टिकल क्या है। आर्टिकल ये है कि सर हमने वस्तु को वर्टिकली सर ऊपर की ओर फेंका। लेट अस सपोज, ठीक है, वस्तु का प्रारंभिक वेग u कितना है। लेट अस सपोज वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है, u है, ठीक है। वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है, u है। अब वो u वेग के साथ ऊपर की ओर ड्रैग करती है सर, ऊपर की ओर चलती है सर, ठीक है। तो सर जब वो u वेग के साथ जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो सर अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के साथ उसके वेग में धीरे धीरे क्या आएगी, कमी आएगी। क्यों, क्योंकि सर वस्तु कहां जा रही है, ऊपर की तरफ। पृथ्वी क्या करेगी सर, वस्तु को नीचे की ओर एक गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करेगी, जिससे वस्तु के वेग में क्या होगी, धीरे धीरे कमी होगी।
और वस्तु का वेग u से कम होता होता एक स्थिति में जाकर वेग, जो अंतिम वेग है सर वो क्या हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो। प्रारंभिक वेग आपने u वेग से फेंका वस्तु को, और वस्तु जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु के वेग में धीरे धीरे क्या आएगी, कमी आएगी, और कम होते हुए एक स्थिति में त्वरण कितना हो जाएगा, वेग कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वहां पर वस्तु शॉर्ट टाइम के लिए, कुछ शॉर्ट टाइम मिनी सेकेंड्स के लिए वहां पे रुकेगी, पर क्या यहाँ लंबे टाइम तक वस्तु रुक सकती है क्या यहाँ पर लंबे टाइम तक वस्तु रुक सकती है क्या, नहीं सर, शॉर्ट टाइम के लिए रुकेगी। ठीक है, यहाँ कुछ क्षण के लिए रुकेगी और फिर वापस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, भाई यहाँ रुक सकती है नहीं सर, फ्री हैंड ऑब्जेक्ट है सर, वो यहाँ नहीं रुकेगा, कुछ क्षण के लिए रुकेगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो फिर से नीचे की ओर मूव करता हुआ ऐसे आ जाएगा। फिर से वो किधर करेगा सर, वापस नीचे की ओर आएगा ऐसे यूं करके, और वापस यूं ऐसे नीचे की डायरेक्शन में गति करेगा, और फिर से वापस अपने धरातल पे पहुंच जाएगा वापस से। ठीक है, तो देखो इस तरह से मोशन होगी सर। पहले गया, प्रारंभिक वेग u वेग से फेंका, फिर धीरे धीरे उसका वेग क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम होते होते कितना वेग हो गया, जीरो वेग हो गया। तो सर ये वो अधिकतम हाइट है जहां तक वस्तु जाती है, ये वो अधिकतम ऊंचाई है जहां तक वस्तु गई। ठीक है, उसके पश्चात वस्तु का वेग जीरो हो गया और कुछ क्षण रुककर फिर से वो पुनः नीचे की ओर लौट आती है। तो सर इस मोशन के ड्यूरेशन में, ये जो मोशन हुई सर, इस मोशन के दौरान, इस गति के दौरान सर हमें दो आर्टिकल निकालने। फर्स्ट एक तो है सर वस्तु के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, वस्तु के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। वस्तु को अगर आप u वेग से फेंक रहे तो बताइए वस्तु सर u वेग से फेंक रहे हैं आप, तो बताइए सर वस्तु अधिकतम ऊंचाई कितनी प्राप्त करेगी। दूसरा सर ये है सर अधिकतम ऊंचाई h मैक्सिमम। ठीक है सर, सेकंड क्वेश्चन क्या होगा सर, इस अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, इस अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये है हमारा केस कि हमने वर्टिकली वस्तु को ऊपर की तरफ u वेग से फेंका, तो बताइए वस्तु अधिकतम कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगी। दूसरा क्वेश्चन सर, उस अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में वस्तु को कितना समय लगेगा। तो ये है वस्तु को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, ये हमने क्या किया सर, वस्तु को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, पर बताइए क्या हम वस्तु को डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं फेंक सकते हैं क्या। अगर वस्तु कहां गति कर रही है सर, वस्तु गति कर रही है सर नीचे की ओर, वस्तु किधर गति कर रही है सर, नीचे की ओर गति कर रही है। उसका प्रारंभिक वेग कितना है सर, लेट अस सपोज उसका प्रारंभिक वेग कितना है, u है। ठीक है, u वेग से वो नीचे की ओर आएगी तो धीरे धीरे उसका वेग क्या होगा, बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, अंतिम वेग कितना, v हो जाएगा, अंतिम वेग कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। तो सर यहाँ पर जो हमने समीकरण लिखे कि अपवर्ड डायरेक्शन में जब वस्तु यहां से नीचे की ओर मूव करती है तो सर वो प्रारंभिक कितना था, u वेग के साथ नीचे की ओर चलती है, तो धीरे धीरे उसका वेग क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा, अंतिम वेग कितना हो गया, v, और त्वरण कितना लगा सर, g, त्वरण कितना लगा, g, और h हाइट से हमने वस्तु को गिराया है, वस्तु को h हाइट से हमने u वेग से गिराया है। कितनी हाइट है सर, ये h हाइट से हमने वस्तु को यहां से यहां तक गिराया है। प्रारंभिक कितना था, u था। ठीक है, वेग बढ़ते हुए कितना हो गया, v हो गया। तो सर यहाँ अंतिम वेग का इक्वेशन क्या होगा, तय की गई दूरी कितनी होगी, h। तो ये सब सर हम न्यूटन के गति के समीकरण से निकाल सकते हैं सर, न्यूटन के गति के समीकरण से निकाल सकते हैं कि सर अगर हम किसी वस्तु को u वेग से वर्टिकली नीचे की ओर फेंकते हैं तो वस्तु के द्वारा कितनी ट्रैवलिंग होगी, कितनी हाइट तक वो चलेगा, कितनी दूरी तो तय करेगा। दूसरा यहां तक आने में उसको अंतिम वेग कितना प्राप्त हो जाएगा। तो सर वो तो हमने लिख दिया सर, किससे, फ्रॉम न्यूटन के फर्स्ट इक्वेशन। v इक्विवेलेंट क्या है, u प्लस gt। सर ये है वस्तु के द्वारा t टाइम पश्चात, वस्तु के द्वारा t टाइम पश्चात प्राप्त अंतिम वेग। u कौन है वस्तु का प्रारंभिक वेग, g क्या है गुरुत्वीय त्वरण, t कौन है सर, यहां से यहां तक आने में लगा समय। तो t टाइम पश्चात उसके अंतिम वेग कितना होगा सर, v इक्विवेलेंट u प्लस gt होगा। सर वो कितनी हाइट ट्रेवल करेगा, सर यहां से यहां तक वो कितनी ट्रैवलिंग करेगा। तो सर हम जानते हैं ये रहा सर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ऐसे ही सर हम थर्ड इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो ये तो है सर यहां से यहां तक आने में
कितना अंतिम वेग प्राप्त कर रहा है सर, ये रहा। यहां से यहां तक कितना वो चलेगा h, सर वो यहां पर है। और इस कंडीशन में हमने क्या देखा कि वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना था, u। हमने u वेग के साथ फेंका, प्रारंभ में हमने वेग कितना दिया है, u दिया है। पर बताइए क्या जरूरी है क्या कि हम किसी वस्तु को जब हम किसी वस्तु को ऊपर से गिरा रहे हैं या h हाइट से गिरा रहे हैं तो जरूरी कि उसको वेग दिया जाए। यहां इस कंडीशन में वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 भी हो सकता है। ठीक है, देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, इसको वर्टिकली आपको गति मोशन देना, उसको वर्टिकली गति देनी है आपको। तो दो तरीके देने के, पहला तरीका तो ये है कि आप इस इनर्शियल अवस्था में केवल फ्री हैंड छोड़ दो। यहां आपने पकड़ रखा है, इसका प्रारंभिक कितना है, 0 है। अब आप इसको यहां से फ्री हैंड कर दीजिए तो देखो जैसे छोड़ोगे धीरे वर्टिकली ये मोशन करेगा, वर्टिकली ये क्या करेगा, मोशन करेगा। और इस मोशन में आपने क्या देखा कि सर वस्तु को प्रारंभ में आपने पकड़ा हुआ था, आप उसका वेग कितना था, 0। आपने उसको कोई वेग नहीं दिया, उसका वस्तु का प्रारंभिक कितना है, 0। तो यहां से जैसे छोड़ा तो उसका प्रारंभिक वेग 0 था। जैसे जैसे वो नीचे की ओर आता है उसका वेग धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, अधिकतम। तो ये जो वर्टिकली नीचे की ओर मोशन है तो उसमें वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 भी हो सकता है। हम केवल फ्री हैंड उसको फ्री कर दें तो पकड़ के रखा हो पहले, जैसे फ्री करोगे तो वस्तु सेल्फ अपने आप नीचे की ओर मूवमेंट करने लग जाएगी। हमको उसको फोर्स करने की जरूरत नहीं है कि हम जब फोर्स करेंगे तभी वो मोशन करेगी, नहीं। अगर आप इसको फ्री हैंड छोड़ दोगे तो भी वो सेल्फ मूवमेंट करना शुरू कर देती है, खुद ही गति करने लग जाएगी। तो जब हम वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गति कराते हैं तो उसमें उसका प्रारंभिक वेग कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। कितना हो सकता है कि वो 0 वेग के साथ भी मोशन कर सकती है। और अगर बताइए 0 वेग के साथ मोशन करेगी तो फिर उसका अंतिम वेग कितना होगा, उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो यहां देखिए कि सर ये वाले जो आर्टिकल हमने लिखे हैं, देखो यहां प्रारंभिक कितना है, u है। यहां हम ये नहीं करेंगे प्रारंभिक 0 है, यहां प्रारंभिक 0 हो भी सकता है और नहीं भी। सर क्यों, 0 में तो क्या होगा बता तो दिया आपको कि सर 0 में तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ते हैं। देखो आपने ये लिया, ठीक है, और बिल्कुल इसको ऐसे फ्री हैंड छोड़ दो तो ये आप हुआ कि हमने इसको कोई वेग नहीं दिया, वो 0 वेग के साथ गिर रहा है। लेकिन हम इसको दो तरह से देख सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप एक तो फ्री हैंड कर रहे हो तो 0 वेग से, पर कौन कह रहा है कि आप ऐसे फेंके, कि आप इसको आप ऐसे नहीं फेंक सकते, आप इसको एक वेग दे भी सकते हैं, नीचे की तरफ एक वेग दे भी सकते हैं। तो वस्तु जब ऊपर से नीचे की ओर मोशन करती है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 भी हो सकता है और हम उसको किसी वेग के साथ भी फेंक सकते हैं। अगर आप ऐसे फेंकोगे तो हमने उसको क्या किया, u वेग के साथ फेंका। तो जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर मोशन कर रही है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 भी हो सकता है और उसका प्रारंभिक वेग उसको दिया भी जा सकता है। तो अगर उसको हम कोई u प्रारंभिक वेग दे रहे हैं तो ये होगा t टाइम के पश्चात उसका अंतिम वेग और ये होगा t टाइम के पश्चात उसके द्वारा तय की गई दूरी। लेकिन कंडीशन हम ये कह रहे हैं कि यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना हो, 0 हो, तो बताइए t टाइम के पश्चात उसका फाइनल की वेलोसिटी वो कितनी होगी, t टाइम के पश्चात वो कितनी ट्रैवलिंग करेगा। तो वो यहां से निकाला जा सकता है। सर ये है u वेग के साथ, उसने कहा प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है। तो सर यहां भी आप प्रारंभिक वेग u का मान क्या बनाओ, 0 बनाओ, यहां भी u क्या बनाओ, 0 बनाओ। तो फिर वो क्या हो जाएगा सर वो हो जाएगा 0 वेग के साथ जो मोशन होगी उसमें प्राप्त अंतिम वेग और 0 वेग के मोशन के साथ में प्राप्त अधिकतम ऊंचाई या प्राप्त तय की गई दूरी। तो हम कह रहे हैं कि यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग u बराबर क्या हो, 0 हो तो अंतिम वेग कितना होगा सर, u कितना करो, 0, तो 0 प्लस gt। तो आप देखो यहां से अंतिम वेग v कितना आया सर, gt आ गया। कितना आ गया, gt आ गया। सर यहां भी u 0 करो तो h बराबर कितना आएगा सर, 0 इंटू टी प्लस कितना आएगा, हाफ gt स्क्वायर। तो सर ये h कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा हाफ gt स्क्वायर। तो हमने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाली है क्या, कि अगर वस्तु को वर्टिकली हमने ऊपर से नीचे की ओर मोशन दिया है और उस केस में वस्तु का प्रारंभिक कितना है, 0 है, तो उसके द्वारा जो अंतिम वेग है वो कितना होगा, gt होगा। और जो हाइट वो गेन करेगा वो जितनी दूरी तय करेगा वो होगा हाफ gt स्क्वायर होगा। कितना होगा, हाफ gt स्क्वायर होगा। और अगर हम उसको कोई वेग देते हैं, u वेग से फेंकते हैं, तो अंतिम वेग कितना होगा, u प्लस gt। और कितनी दूरी तय करेगा सर, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। लेकिन अगर प्रारंभिक वेग 0 भी हो सकता है यहाँ तो 0 वेग के साथ फेंकेगा तो कितना अंतिम वेग होगा, gt
और ट्रैवलिंग डिस्टेंस कितनी होगी सर, हाफ GT²। अब ये जो हमने बात की सर, ये हमने बात की कि वर्टिकली हम वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिरा रहे, ठीक है, जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर मोशन कर रही, पर उल्टा भी तो हो सकता है, वस्तु नीचे से ऊपर भी तो जा सकती है। तो अब हम जो रिजल्ट निकाल रहे हैं सर, वो निकाल रहे हैं कि वस्तु अगर क्या हो, बोलो, वस्तु कहां पे हो कि सर वस्तु अब वर्टिकली नीचे से ऊपर की ओर मूव करेगी। तो देखो अभी बताया था मैंने आपको कि अगर वस्तु वर्टिकली ऊपर से नीचे की ओर मूव करे तो देखो कैसे मूव करती है सर, ये है वस्तु ऐसे जाएगी, यू जाकर यू मूव करेगी और वापस लौट कर आ जाएगी। मैंने अभी आपको समझाया था कि प्रारंभिक वेग कितना है, यू वेग के साथ में हमने वस्तु को ऊपर की ओर फेंका, यू वेग के साथ वस्तु जा रही, जैसे ऊपर जाएगा उसका वेग धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, और कम होते होते अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ वो अंतिम वेग 0 होगा, कुछ क्षण के लिए वस्तु यहाँ पे रुकेगी और फिर से नीचे की ओर लौटकर आ जाएगी, फिर से नीचे की ओर लौटकर आ जाएगी। तो इस गति के दौरान हमें क्या निकालना है सर, इस गति के दौरान एक तो हमें निकालना है कि बताइए वस्तु कितनी अधिकतम ऊंचाई तक गया, दूसरा इस अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में वस्तु कितना समय लगा, ठीक है। तो अधिकतम ऊंचाई की बात कब करेंगे, जब वस्तु ऊपर की तरफ गति करेगी। तो प्रारंभिक वेग कितना है, यू है, यू वेग के साथ हमने इसको फेंका, ये वैसे जैसे ऊपर जाएगी तो धीरे उसका वेग कम होगा, और वेग कम होते होते कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अंतिम वेग कितना होगा, 0। तो जहां उसका वेग 0 हो जाएगा उसके पश्चात वो ऊपर जाना बंद कर देगी। तो ये जो है डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है सर, यही है अधिकतम ऊंचाई। ये कौन है सर, अधिकतम ऊंचाई, ये है वस्तु के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। तो ये तो हमें ये निकालना है कि वस्तु कितनी अधिकतम ऊंचाई जाएगी, दूसरा हमें क्या निकालना है सर, इस अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। एक केस हो कि सर जब हम वर्टिकली ऊपर की तरफ किसी वस्तु को फेंक रहे हैं तो क्या सर यहाँ पर भी प्रारंभिक वेग 0 हो सकता है क्या, जैसे सर यहाँ था कि वर्टिकली हमने ऊपर से नीचे की ओर वस्तु को गिराया, तो सर जब नीचे गिराते हैं तो वस्तु को ऐसे फ्री हैंड छोड़ोगे तो भी वो मोशन कर लेगी। तो इस गति में तो प्रारंभिक वेग 0 भी हो सकता है और प्रारंभिक वेग u भी हो सकता है। लेकिन आप बताइए अगर हमें वर्टिकली ऊपर की ओर किसी वस्तु को फेंकना है तो क्या उसका प्रारंभिक वेग 0 हो सकता है क्या, नहीं सर, इस केस में प्रारंभिक वेग 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप 0 वेग रखेंगे तो वस्तु ऊपर की ओर नहीं जा पाएगी। अगर आप चाहते हैं वस्तु ऊपर की ओर मूव करे, ऊपर की ओर गति करे, तो उसको सर कुछ ना कुछ तो वेग देना ही पड़ेगा, बिना वेग के साथ वस्तु ऊपर की तरफ नहीं जा सकती। तो इस केस में प्रारंभिक वेग 0 नहीं होगा। क्या हो सकता है सर, यहाँ अंतिम वेग 0 होगा, जैसे फेंकोगे तो सर वेग धीरे धीरे कम होगा, कम होते होते क्या होगा, एक से उसका वेग 0 हो जाएगा। तो जहां वेग 0 होगा सर वहां से वो फिर से नीचे की ओर लौट जाएगा। तो ये है वस्तु के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। तो सर एक तो हमें अधिकतम हाइट निकालनी है और दूसरा सर अधिकतम हाइट को प्राप्त करने में लगा समय भी निकालना है। तो पहला हम क्या निकाल रहे हैं, पहला हम निकाल रहे हैं प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। पहले क्या निकाल रहे हैं, प्राप्त अधिकतम ऊंचाई निकाल, अधिकतम ऊंचाई, ठीक है, h मैक्सिमम। सर कहां से निकालें, तो देखो इसके लिए हम न्यूटन के गति के समीकरण यूज करेंगे। सर फर्स्ट इक्वेशन यूज करोगे या सेकंड करोगे या थर्ड करोगे, तो डिपेंड करेगा कि हम क्या किसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। उसने कहा सर अधिकतम ऊंचाई निकालनी, तो आप देखो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो सर इसमें तो हाइट का टर्म्स नहीं है, h निकाली तो एस में नहीं आ रहा। तो या तो हम किससे निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन से, या फिर किससे निकालें, थर्ड इक्वेशन से। या तो सेकंड से निकालो या थर्ड से निकालो। तो सर क्या कौन सा यूज करोगे, तो आप देखो हम थर्ड इक्वेशन यहाँ पे यूज करेंगे। थर्ड क्यों सर, क्योंकि देखो थर्ड में क्या आ रहा है सर, प्रारंभ वेग कितना है u, v कौन है, अंतिम वेग कितना है 0। तो आपको यहाँ प्रारंभ वेग भी पता है, अंतिम वेग भी पता है, और क्या निकालनी है, हाइट। तो देखो ये संबंध किस में आ रहा है, तब प्रारंभिक वेग में, अंतिम वेग में, और किस में आ रहा है सर, हाइट में। किस में आ रहा है, हाइट में। तो आप देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं, तो प्रारंभिक वेग दे रखा है, अंतिम वेग दे रखा है, और हाइट हमें निकालो यहाँ से। सर अगर आप यहां से निकालना चाहो तो देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, हाइट तो निकाल लेंगे आप, प्रारंभिक u दे भी रखा है आपको, लेकिन क्या नहीं पता आपको सर, टाइम नहीं पता। क्या नहीं पता है, टाइम। यहाँ टाइम की बात ही नहीं कर रहा हूं, वो किसकी बात कर रहा है, प्रारंभिक वेग कितना है u, अंतिम वेग कितना है 0, और हाइट निकालो। तो प्रारंभिक वेग दिया, अंतिम वेग दिया, और क्या बोला, हाइट निकालो। तो आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। अगर आप इससे करना चाहेंगे तो आपको टाइम की नीड होगी, तो पहले आपको यहाँ से टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकालने के लिए आपको पहले
अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा समय निकालना पड़ेगा। तो पहले यहां से समय निकालो, टाइम निकालो, और फिर टाइम निकाल गया उसको इसमें आके पुट करो, फिर यहां से भी हाइट आ जाएगी। पर हमें तो वहां से करना है जहां इजी गोइंग काम हो जाए। तो हम पहले थर्ड इक्वेशन को डायरेक्ट यूज कर लेंगे, ठीक है। प्रारंभिक वेग कितना है u, अंतिम वेग कितना है 0, तो क्या निकलेगी हाइट। तो हम बोलेंगे न्यूटन के थर्ड इक्वेशन, न्यूटन के गति के तृतीय समीकरण से कितना होता है सर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2gh प्लस 2gh। पर आप देखो कि हमें सर प्लस 2gh लिखना है या माइनस 2gh लिखना है, तो इसमें रटना नहीं। आप देखो वस्तु मंदित अवस्था में या त्वरित अवस्था में, त्वरित अवस्था में है तो प्लस लेंगे और मंदित अवस्था में है तो माइनस लेंगे। तो बताइए यहाँ पे क्या देखा सर, ये है मोशन का पहला पार्ट। इसी की बात करें सर, इसी में अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने में लगा समय, इसी में आएगा सर। तो सर यहां से यहां तक क्या हो रहा है, तो सर वेग में लगातार क्या हो रही है, कमी हो रही है। देखो आप प्रारंभिक वेग कितना u, कम होते हुए कितना और 0, तो सर वेग में परिवर्तन क्या है सर, कमी के रूप में लगातार वेग कम हो रहा है। तो सर यहाँ वस्तु मंदित अवस्था में, और हम जानते हैं कि सर मंदित अवस्था में त्वरण को क्या लेना पड़ेगा सर, माइनस लेना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा v स्क्वायर इक्वलेंट u स्क्वायर माइनस 2gh। तो बताओ हमें क्या निकालनी है, अधिकतम हाइट। क्या निकालनी सर, अधिकतम हाइट। तो अधिकतम हाइट पर आने का मतलब अंतिम वेग कितना होगा 0। तो हम बोलेंगे कि सर जब हाइट आप क्या लेंगे h मैक्सिमम, जब अधिकतम हाइट पर होंगे तो सर जहां वहां अंतिम वेग कितना होगा 0 होगा। सर वहां अंतिम वेग कितना होगा 0 होगा। तो सर यहाँ अंतिम वेग 0 करते ही हाइट किसको जाएगी, मैक्सिमम को। तो यहाँ h को h मैक्सिमम लिखो, अंतिम वेग को 0 लिखो, तो अधिकतम हाइट आ जाएगी। सर कितना आएगा, तो ये आएगा 0 स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh मैक्सिमम। जैसे आप हाइट को मैक्सिमम करेंगे तो अंतिम वेग कितना होगा 0, या अंतिम वेग 0 तो ये किसको जाएगा, अधिकतम वेग को, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करके कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 2gh मैक्सिमम इक्विवेलेंट क्या होगा u स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ, ठीक है। तो कितना आएगा 2gh को उधर ले जाओ, तो h मैक्सिमम कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये है वस्तु के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, ये है वस्तु के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। तो देखो अधिकतम ऊंचाई क्या हमने निकाल ली, क्या ये है वस्तु के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। अब हमें क्या निकालना है सर, इस अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा समय भी निकालो, अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा समय भी निकालिए। तो सेकंड क्वेश्चन है समय निकालना है। पर आप देखो यहां से हम एक रिजल्ट भी बोल सकते हैं कि सर ये है अधिकतम ऊंचाई। चलो समय निकाल लेते पहले, तो दूसरा निकाल रहे सेकंड। सेकंड क्या है सर, अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा समय। अब सर मैंने टी मैक्सिमम क्या निकालना है, टी मैक्सिमम, अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा समय निकालना है। सर कैसे निकालेंगे, तो सर वही अंतिम वेग 0 करना है सर, ठीक है। कहां से निकालें सर, सिंपल है सर, फर्स्ट से निकालें, सेकंड से निकालें, थर्ड से निकालें। देखो थर्ड में तो टाइम नजर ही नहीं आ रहा। सेकंड से निकालने के लिए हमें हाइट को यूज करना पड़ता है, हाइट तो निकाल लेंगे आप। तो यहाँ अधिकतम हाइट क्या लिखेंगे सर, u स्क्वायर अपॉन 2g, प्राइम वेग कितना है u, तो आप टाइम के लिए सोल्व कर ले। और आप देखो सेकंड से भी निकाल सकते हैं हम कि अधिकतम हाइट h यहां लेकर आएंगे और टाइम के लिए सोल्व कर लो। पर इससे भी इजी गोइंग हम फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हैं। निकालने को आप सेकंड इक्वेशन से भी निकाल लेंगे यहां से। सर कैसे, सर हाइट कितनी है अधिकतम, सर यहाँ u स्क्वायर अपॉन 2g, तो सर यहाँ अधिकतम हाइट लिखेंगे तो टाइम कौन सा आ जाएगा, अधिकतम आ जाएगा, ठीक है। ये है अधिकतम ऊंचाई और हमें निकालना सर अधिकतम यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा, यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा। तो सर अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने में लगा समय। सर कहां से निकालो, सर फर्स्ट इक्वेशन से निकालो। सर सिंपल, क्या प्रारंभिक वेग कितना है u, अंतिम वेग कितना है 0, तो किसके लिए निकालना है, टाइम के लिए। तो एक बार थर्ड इक्वेशन में अंतिम वेग 0 करोगे तो अधिकतम हाइट आ जाती है। एक बार फर्स्ट इक्वेशन में अंतिम वेग 0 बनाओ तो इधर क्या आ जाएगा सर, टाइम आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, एक बार फर्स्ट इक्वेशन और एक बार थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को लीजिए और सर वहां अंतिम वेग क्या बनाना है, 0 बनाना है। सर अंतिम वेग क्या बनाना है सर, यहाँ पे अंतिम वेग क्या बनाना है, 0 बनाना है। एक बार थर्ड इक्वेशन में 0 बनाओ तो हाइट आ जाएगी। एक बार फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है सर, v इक्विवेलेंट क्या है u माइनस g, मंदित अवस्था है। तो अंतिम वेग कितना होगा 0, तो कितना आएगा सर u माइनस g, और ये क्या आएगा t मैक्सिमम, क्या आ जाएगा t मैक्सिमम। तो सर u इक्विवेलेंट क्या आएगा सर g t मैक्सिमम। तो सर यहां से किसकी वैल्यू निकालो, t मैक्सिमम की, तो कितना आएगा सर u अपॉन g। तो ये है
अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा समय। तो देखो हमने दो तरह की मोशन कर ली, दो तरह की मोशन की। एक बार वस्तु को वर्टिकली ऊपर से नीचे की ओर गिराया, तो सर इस मोशन में वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 भी हो सकता है और प्रारंभिक वेग 0 नहीं भी हो सकता। या तो 0 वेग के साथ गति होगी या फिर u वेग के साथ गति होगी। तो u वेग के साथ गति हो रही है तो अंतिम वेग ये होगा, हाइट ये होगी। पर अगर प्रारंभिक वेग 0 है तो सर अंतिम वेग कितना होगा? सर अंतिम वेग होगा v बराबर gt, और सर हाइट क्या होगी? हाफ gt स्क्वायर। क्या होगा सर? हाफ gt स्क्वायर होगा। ठीक है, ये था सर ऊपर से नीचे गति। पर सेकंड पार्ट में हमने क्या किया कि वस्तु को सर क्या किया, नीचे से ऊपर की ओर मोशन दी। नीचे से क्या किया सर? ऊपर की ओर गति दी। तो इस गति के दौरान हमें क्या निकालना है? अधिकतम ऊंचाई। दूसरा, अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा समय। सर कैसे निकाला? बहुत सिंपल है। प्रारंभिक कितना है? u, अंतिम वेग कितना है? 0। तो उसमें बहुत सिंपल है सर, एक बार फर्स्ट इक्वेशन उठाओ और एक बार थर्ड इक्वेशन उठाओ। फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन लेनी है, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन लेनी है। एक बार थर्ड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो किसकी वैल्यू आएगी? अधिकतम हाइट की। एक बार फर्स्ट इक्वेशन अंतिम में क्या बनाओ? 0। तो किसकी वैल्यू आएगी? अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा समय। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखो यहां से हम एक छोटा सा काम और देख सकते हैं। सर क्या? सर आप देखिए इसमें क्या है कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि सर ये जो अधिकतम ऊंचाई हमारे पास में आई, सर ये किस पे डिपेंड कर रही है? तो देखो जी विल बी कांस्टेंट। जी तो 9.8 है सर, कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं एच मैक्सिमम जो हमारे पास में आ रहा है, जो अधिकतम ऊंचाई हमारे पास में आ रही है, सर वो किस पे डिपेंड कर रही है? बताइए सर, जो एच मैक्सिमम हमारे पास में आया सर वो किस पे डिपेंड कर रहा है? बताइए। तो आप देखो, अगर आप इक्वेशन को गौर करें तो सर यहां जो एच मैक्सिमम है सर वो डिपेंड कर रहा है आपका वस्तु को दिए गए प्रारंभिक वेग पर। आप देखिए, हम दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां से बता सकते हैं कि सर एक तो आपने क्या निकाला? सर एक तो हमने निकाला T अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा। अधिकतम ऊंचाई सर क्या है? H मैक्सिमम। कितना है सर? सर H मैक्सिमम हमारे पास में आ गया u स्क्वायर अपॉन 2g। सर एक निकाला अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा समय। सर ये कितना है सर? u अपॉन g आ गया। ठीक है, एक अधिकतम ऊंचाई, दूसरा अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा समय। अब आप देखो सर यहां से क्या आ रहा है? सर जो अधिकतम ऊंचाई है सर वो किस पे डिपेंड कर रही है? सर वस्तु को दिए गए प्रारंभिक वेग पर। सर जी विल बी कांस्टेंट। तो देख रहा है कि वस्तु कितनी अधिकतम ऊंचाई जाएगी? सर वो डिपेंड करेगा कि वस्तु को हमने प्रारंभिक वेग कितना दिया है। हाइट वस्तु को दिए गए प्रारंभिक वेग के क्या है सर? स्क्वायर के क्या है? समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि यदि हम वस्तु को वेग ज्यादा देंगे तो वस्तु के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई भी क्या होगी? ज्यादा। और यदि हम वस्तु को वेग क्या देंगे? कम देंगे, तो वस्तु के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई है सर वो भी क्या होगी? कम। तो आप देख रहे हैं कि किस पे डिपेंड कर रहा है सर? वेलोसिटी पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे। कि वस्तु कितनी अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगी वो किस पे डिपेंड करेगा? सर हमने उसको कितना वेग दिया, वस्तु को दिया गया प्रारंभिक वेग कितना है। अगर हम वस्तु को वेग ज्यादा देंगे तो वस्तु के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और यदि वस्तु को वेग हम कम देंगे तो वस्तु के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई भी क्या होगी? कम होगी। प्राप्त अधिकतम ऊंचाई भी क्या होगी? कम होगी। ऐसे आप देखो कि अधिकतम ऊंचाई को जो प्राप्त करने में लगा समय है, टी मैक्सिमम है, सर वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है? सर वो भी डिपेंड कर रहा है दिए गए प्रारंभिक वेग पर। अगर प्रारंभिक वेग ज्यादा दोगे तो अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में समय क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। प्रारंभिक वेग आपने कम दिया है तो समय भी क्या लगेगा? कम लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो प्राप्त अधिकतम ऊंचाई है, प्राप्त अधिकतम ऊंचाई है वो वस्तु को दिए गए वेग के, वस्तु को दिए गए प्रारंभिक वेग के वर्ग के क्या होती है? समानुपातिक होती है। तो ये हमने किया न्यूटन की गति के समीकरण। ठीक है, और एक बार हम उसको वर्टिकली नीचे लेकर आए। ठीक है, और फिर प्रारंभिक वेग 0 बना के इक्वेशन निकाला। और सेकंड केस आपका ये किया हमने कि वर्टिकल ऊपर फेंका। तो बताइए सर कितनी अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगा? दूसरा, अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? दोनों के सूत्र भी निकाले और साथ में संबंध भी देखा कि अधिकतम ऊंचाई किस पे डिपेंड कर रही है? सर वस्तु को दिए गए प्रारंभिक वेग पर। अगर हम वेग ज्यादा देंगे तो वस्तु ज्यादा ऊपर जाती है। हम जानते हैं, देखो वस्तु को थोड़ा तेज फेंको तो ज्यादा ऊपर जाएगी, वस्तु को
स्लो फेंको, कम वेग से फेंकोगे तो कम ऊंचाई पे जाएगी। हम जानते हैं प्रैक्टिकली, सब चीज जानते हैं बेटा। जितना तेज वेग दोगे, जितना प्रारंभिक वेग ज्यादा रखोगे, वस्तु उतनी ही ज्यादा ऊपर जाती है, और जितना उसको स्लो फेंकोगे, वेग कम दिया तो उतनी ही कम ऊंचाई तक जाएगी। ठीक है, तो ये हमने निकाला। इसके बाद में देखो एक चीज निकालने जा रहे हैं, देखिए अब एक हम क्वेश्चंस कुछ रिजल्ट्स कर रहे हैं, हमने कुछ इससे कनेक्टेड कुछ क्वेश्चन भी कर रहे हैं जो गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत वस्तु गिर रही है। देखो इसमें एक क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, आपकी एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम है। उसने एक क्वेश्चन दिया आपको, देखिए क्या है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसने बोला वाहनों की अवरोधन दूरी की बात कर रहे हैं। वाहनों की अवरोधन दूरी से आप क्या समझते हैं? वाहनों की अवरोधन दूरी से आप क्या समझते हैं? अवरोधन दूरी के लिए हमें सूत्र निकालना है और साथ में उसमें हमें संबंध भी देखना है, सर अवरोधन दूरी का मतलब क्या है? जैसे सिंपल सी बात है कि सर ये हमारा एक व्हीकल, सपोज कि ये व्हीकल है, ओके, ये व्हीकल है सर, इसको हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाया सर, किस वेग के साथ? सर ये u वेग के साथ। यहां पे ये उसका प्रारंभिक वेग कितना है? u है। अब ये u वेग के साथ मोशन कर रहा है सर, u वेग के साथ क्या कर रहा है सर? गतिशील अवस्था में है। अब हम चाह रहे हैं कि सर ये कुछ समय बाद में, जैसे हम रोड पे चलते जाते हैं और सामने आपको लगता है कि यहाँ ट्रैफिक आ गया या रेड क्रॉसिंग आ गई है, रेड बत्ती क्रॉसिंग है, तो सर हम क्या करते हैं सर? ब्रेक अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं सर? ब्रेक अप्लाई करेंगे। तो जैसे आप ब्रेक अप्लाई करेंगे सर, माना वहां आपकी गाड़ी की स्पीड सर हो सकता है 70 किलोमीटर पर हावर होगी सर, ओके। प्रारंभिक कितना था सर? u था कितना? 70 था। अब जैसे आपको पता है कि सामने से रेड क्रॉसिंग है तो हमें ब्रेक अप्लाई करना होगा, गाड़ी को स्टॉप करना होगा। तो आप सर क्या गाड़ी पे ब्रेक अप्लाई करेंगे। जैसे हम गाड़ी पे ब्रेक अप्लाई करते हैं तो धीरे धीरे गाड़ी के वेग में क्या होती है? कमी आती है। गाड़ी के वेग में क्या आ रही है? कमी आ रही है। और गाड़ी का वेग कम होते हुए कुछ दूर आगे चलकर गाड़ी क्या हो जाएगी सर? रुक जाएगी। कुछ दूर आगे चलकर गाड़ी क्या हो जाएगी सर? रुक जाएगी। ये आपकी गाड़ी यहाँ पे स्टॉप हो गई बेटा। तो सर यहाँ जो गाड़ी का अंतिम वेग जो पहले कितना था? 70 था सर, अब वो कितना हो गया सर? 0 हो गया। कितना हो गया? 0 हो गया। फिर आप देखो, आप एक स्पीड से गाड़ी चल रही थी, सामने आपने देखा रेड क्रॉसिंग आ गया है, तो आप क्या करेंगे सर? गाड़ी को रोकेंगे। तो उसके लिए हमने ब्रेक अप्लाई किया। तो जैसे हम गाड़ी में ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उसका जो वेग, जो उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी सर, वो धीरे धीरे क्या होगी? डिक्रीज होगी, कम होगी। और कम होते होते सर गाड़ी की स्पीड कम होगी। स्पीड कम होते हुए एक स्थिति में गाड़ी धीरे धीरे स्पीड कम होते हुए गाड़ी क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी, गाड़ी आगे जाकर रुक जाएगी। तो जहां जाकर गाड़ी रुक जाती है तो सर वहां उसका अंतिम वेग कितना हो गया? 0। तो ये अंतिम वेग 0 होने तक वस्तु के द्वारा कितनी दूरी तय की गई? अंतिम 70 से वेग को हम
कम करते हुए कहां तक ले, सर 0 तक लेके आए, हमने ब्रेक अप्लाई कर दिया। तो आप देखो क्या ब्रेक अप्लाई करने के साथ इमीडिएटली गाड़ी थोड़ी रुकती है। आप ठीक है, स्पीड अगर फास्ट हो तो आप देखो कुछ दूरी आगे तक गाड़ी जाएगी और थोड़ा बहुत आगे चलकर गाड़ी क्या होगी सर, विराम अवस्था में आएगी। ऐसा नहीं कि हमने ब्रेक लगा इमीडिएटली वही रुक जाएगी, थोड़ा बहुत तो गाड़ी आगे जाएगी ही जाएगी। स्पीड ज्यादा होती है थोड़ा ज्यादा आगे जाके रुकती है, स्पीड थोड़ी कम थी गाड़ी की तो थोड़ा कम दूरी जाके रुक जाएगी। पर डेफिनेटली आपकी ब्रेक अप्लाई करने के साथ गाड़ी कुछ आगे चलेगी और फिर वो विराम अवस्था में आएगी। तो सर विराम अवस्था में आने के पहले जो तय की गई दूरी है सर वही कहलाती है अवरोधन दूरी, वस्तु की अवरोधन दूरी। कि आपने ब्रेक लगाने के पश्चात किसी गतिशील वस्तु पर, किसी गतिशील गाड़ी पर या गतिशील वस्तु पर ब्रेक अप्लाई करने के साथ, ब्रेक ठीक है आरोपित करने के साथ, ठीक है उसके विराम अवस्था में आने के पूर्व, गाड़ी के विराम अवस्था में आने से पूर्व उसके द्वारा तय की गई दूरी, उसके द्वारा तय की गई दूरी उस वाहन की क्या कहलाती है सर, अवरोधन दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, अवरोधन दूरी कहलाती है। क्वेश्चन आर्टिकल आता है 1 नंबर में आ सकता है कि अवरोधन दूरी से आप क्या समझते हैं, और अवरोधन दूरी का सूत्र व्युत्पन्न का, अवरोधन दूरी का क्या निकालना है, हमें सूत्र व्युत्पन्न करना है। तो बहुत सिंपल है कि किसी वाहन पर गतिशील वाहन पर ब्रेक आरोपित करने के साथ उसके वेग में धीरे धीरे कमी आती है, उसका वेग कम होते हुए ठीक है उसका अंतिम वेग 0 हो जाता है और वाहन वहां विराम अवस्था में आ जाता है। तो वाहन के विराम अवस्था में आने के पूर्व वाहन के द्वारा जो तय की गई दूरी है सर वो उसकी अवरोधन दूरी कहलाती है। तो सर कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी वो ट्रैवलिंग करेगा, तो सर वो कैसे निकालें, तो सिंपल सा है सर, वो निकालेंगे हम न्यूटन के गति के समीकरण से। तो सर कौन सा यूज करेंगे, सर न्यूटन के गति के समीकरण कौन सा यूज करेंगे सर, ये ना एक बार u प्लस एटी, सर ये न्यूटन के फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड सर क्या है, सेकंड ये रहा सर s बराबर क्या है सर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तीसरा सर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस क्या है सर 2as। सर ये 3 इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और थर्ड। सर कौन सा यूज करेंगे, तो आप देखो हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। क्यों, कि उसमें क्या दिया, प्रारंभिक वेग कितना है u, अंतिम वेग कितना है 0। तो देखो प्रारंभिक वेग पता है, अंतिम वेग पता है, और क्या पूछ रहे हैं, अवरोधन दूरी, डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं। तो हम किसको यूज करेंगे, न्यूटन के गति के तृतीय समीकरण। अब जब समीकरण हम थर्ड इक्वेशन यूज कर रहे हैं तो सर इसमें भी फिर हमें देखना होगा कि सर यहाँ पे जो त्वरण है सर वो पॉजिटिव लें कि नेगेटिव लें, इसको प्लस 2as लिखें या फिर सर माइनस 2as लिखें। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि वस्तु त्वरित अवस्था में है या फिर मंदित अवस्था में। अगर वस्तु त्वरित अवस्था में है तो a क्या लेंगे पॉजिटिव, और वस्तु अगर मंदित अवस्था में है तो a आप यहाँ पे क्या लेंगे नेगेटिव। तो बताओ यहाँ पे क्या है सर, यहाँ तो प्रारंभिक कितना है 70 था सर, फिर क्या हो रहा है सर बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होते क्या होगा 0 हो गया। तो सर यहाँ लगातार वेग में क्या है कमी आ रही, तो ये वस्तु की मंदित अवस्था हुई, और यहाँ त्वरण क्या होगा नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। तो सर हम लिखेंगे यहाँ पे न्यूटन की गति के तृतीय, क्या लिखेंगे, न्यूटन की गति के तृतीय समीकरण से, न्यूटन की गति के तृतीय समीकरण से क्या आएगा सर, देखो कितना है सर, ये हमारे पास आ गया सर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as, मंदित है इसलिए माइनस लगाया। अब सर क्या करना है सर, प्रारंभिक कितना है u, अंतिम वेग कितना है 0, अवरोधन दूरी निकाली। अवरोधन दूरी कौन, विराम अवस्था में आने के पूर्व तय की गई दूरी, ऐसे मतलब अवरोधन दूरी के लिए हमें अंतिम वेग कितना करना पड़ेगा 0। तो सर देखो यहाँ अंतिम वेग कितना करेंगे 0 स्क्वायर कितना आएगा u स्क्वायर माइनस 2as। तो अब हमारे पास जो s आएगा सर वो होगा वस्तु की अवरोधन दूरी। तो क्या आएगा सर, s उधर ले जाओ तो 2as उधर ले जाओ तो कितना आएगा सर ये u स्क्वायर। तो सर s बराबर कितना आया सर u स्क्वायर अपॉन 2a। तो सर ये है वस्तु के द्वारा, ठीक है विराम, वस्तु के द्वारा विराम अवस्था में आने की पूर्व तय की गई दूरी, जिसे हम अवरोधन दूरी बोल रहे हैं। और आप देखो कि अवरोधन दूरी जो s है सर वो भी वस्तु को दिए गए प्रारंभिक, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर करती है, ठीक है, वस्तु के ए तो कांस्टेंट है सर, क्योंकि हमने पहले बता दिया था न्यूटन की गति के समीकरण तभी यूज करते हैं जब गति के दौरान त्वरण का मान क्या हो, नियत हो। तो देखो यहाँ त्वरण ए क्या है, कांस्टेंट है। तो अब जो अवरोधन दूरी किस पे डिपेंड करेगा सर, वेग पर, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। अगर वस्तु का प्रारंभिक वेग ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है,
तो ब्रेक लगाने के साथ बावजूद भी वो थोड़ा आगे जाके रुकती है। अगर हम गाड़ी का वेग थोड़ा कम रखते हैं तो आप देखो ब्रेक लगाते थोड़ा कम दूरी जाके गाड़ी रुक जाती है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है कि गाड़ी कितनी ज्यादा दूरी पर जाके रुकेगी, वो डिपेंड करेगा कि वस्तु गाड़ी की स्पीड कितनी है। अगर तेज स्पीड में गाड़ी है तो आप ब्रेक लगाने के बावजूद भी वो थोड़ा ज्यादा आगे जाके रुकेगी, और अगर आपने स्पीड का पहले ही कंट्रोल में कर रखी है तो आप देखो कम वेग है तो आप थोड़ा ब्रेक लगाने के साथ थोड़ी दूर जाके ही रुक जाती है। तो किस पे डिपेंड करता है, अवरोधन दूरी कितनी दूरी जाके गाड़ी रुकी है उस पे डिपेंड करेगा वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। गाड़ी का प्रारंभिक वेग ज्यादा है तो वस्तु गाड़ी ज्यादा दूर जाके रुकेगी, अवरोधन दूरी ज्यादा होगी, और अगर प्रारंभिक वेग कम है तो गाड़ी की अवरोधन दूरी भी क्या होगी, कम होगी। तो ये हमने एक टॉपिक किया, अवरोधन दूरी का टॉपिक कई बार आ जाता है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। आपको प्रारंभिक वेग देगा और बोलेगा अवरोधन दूरी निकालो, क्या देगा, प्रारंभिक वेग देगा और क्या बोलेगा, अवरोधन दूरी निकालो, ऐसे बोलेगा। सिंपल यही क्वेश्चन कर लीजिए कि प्रारंभिक वेग कितना है, सर वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है, 70 किलोमीटर पर हावर है, ओके। और जो वस्तु पे त्वरण अप्लाई है, जो वस्तु पे त्वरण अप्लाई है सर वो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो बताओ अवरोधन दूरी क्या होगी, अवरोधन दूरी क्या होगी। तो बहुत सिंपल है, क्या दे रखा है, प्रारंभिक वेग और क्या दे रखा है, त्वरण, और क्या निकाला है, दूरी। तो s बराबर क्या आएगा सर, s बराबर u स्क्वायर अपॉन 2k। तो देखो आप प्रारंभिक वेग कितना है सर, ये है 70 किलोमीटर पर हावर है, क्या है सर, 70 किलोमीटर पर हावर। और देखो एमकेएस में लाना पड़ेगा तो लेकर आओ, 70 किलोमीटर से किसमें आओ, मीटर में, तो क्या आएगा 1000 मीटर, और अपोन में हावर है, सेकंड में आओ तो सेकंड में कितना आएगा सर 60 इंटू 60, हावर 6 में, सेकंड में तो कितना आएगा सर 60 इंटू 60, तो ये कितना आ गया सर मीटर पर सेकंड। तो देखो प्रारंभिक आ गया क्या आपका, ये कौन है, प्रारंभिक है सर। त्वरण ए कितना है सर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो प्रारंभिक दे रखा है, त्वरण आपको दे रखा है, तो हम क्या निकाल सकते हैं सर, अवरोधन दूरी निकाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, ए कौन है s, ए कौन है u, और ए कौन है e। तीन में से कोई भी दो टर्म्स आपको दी जाएगी, कोई भी तीन में से कोई भी दो वैल्यू आपको दी जाएगी, तो थर्ड इक्वेशन हम थर्ड जो टर्म है उसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस पे आर्टिकल भी आ जाता है, अवरोधन दूरी से आप क्या समझते हो, फॉर्मूला निकालो, संबंध व्युत्पन्न करो, या फिर इस पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं कि गाड़ी का प्रारंभिक वेग आपको देगा और त्वरण आपको देगा कि जो वस्तु है या जो वाहन है सर उसका मंदन किस गति से हो रहा है, उसका मंदन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मंदन हो रहा है, उसका वेग कितना था, 70 किलोमीटर पर हावर था स्पीड, ठीक है। तो बताइए अवरोधन दूरी कितनी होगी, फिर निकाल लीजिए u स्क्वायर अपॉन 2a से, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट में क्लास में भी अपन अभी तक न्यूटन की गति के समीकरण से कुछ रिजल्ट निकाल के कुछ इसके एप्लीकेशन करेंगे, कुछ इससे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।